नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर LT ग्रेड हिंदी की आपकी कंप्लीट तैयारी चल रही है। अभी आपको एक दो दिन बाद आपकी GS की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि आपके 30 नंबर वाली जो आपकी क्लास होगी, यानी जो आपकी कॉमन आपका है, जो कि 30 नंबर आपकी GS में आपके आएंगे, वो भी क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर देखा जाए तो आज की इस क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास का ये अंतिम पॉइंट आपका होगा। इसके बाद आपका जो शुरुआत होगा वो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग निबंध, कहानी, उपन्यास, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे। यानी देखा जाए तो आपने अगर हिंदी साहित्य के सभी वीडियो देखा है तो लगभग काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ा होगा, किसका क्या निबंध है, किसका क्या उपन्यास है। यहाँ से ही क्वेश्चन आपके ढेर सारे बनते हैं। तो वो आपको अगले वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आज का ये टॉपिक जो आपका है नई कविता से है। और हमने कहा था जो नई कविता है, कहीं ना कहीं अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, आपने प्रयोगवाद, तो आप जरूर देखेगा, क्योंकि प्रयोगवाद है ना, जिसमें तार सप्तक होता है और उसके बाद ये आपका आता है नई कविता। वैसे आपको हर बुकों में साथ में मिलेगा, लेकिन ये हम आपको अलग से ही आपको पढ़ा दे रहे हैं, तो लगभग चीज़ें आपकी कॉमन में आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो हमारे वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा किताबें उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही आपको 2-4 वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको PYQ क्वेश्चन पढ़ना है, ना ही आपको किताब पढ़ना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि नई कविता के प्रवर्तक कौन थे। चलिए 1 का ऑप्शन देना है, नई कविता के जो प्रवर्तक थे इनमें से आपके कौन थे। तो दोस्तों, नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय को मानते हैं, यानी अज्ञेय, जो कि ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी नई कविता जो वो आपकी है जो भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई हैं। समझ गए ना कि नई कविता हम लोग किसे कहते हैं? ऐसी कविताएं जो भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई हैं, उन कविताओं को कहा गया है। जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोध होते हैं, उनको कहा गया है, ठीक है। नए मूल्य, नए शिल्प विधान होते हैं, अन्वेषण किया गया, उनको कहा गया है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन नंबर आपका दिया है, नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उससे पहले 2-3 पॉइंट पढ़ते हैं, तभी हम इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे कि नई कविता के लक्षण क्या है, नई कविता में पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है। ढेर सारे क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। पहले यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, नई कविता का जनक जो आपका है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस आंदोलन की नींव रखी और इसके विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार जगदीश गुप्त को नई कविता के संपादक होने के कारण भी इस उपाधि से सम्मानित किया जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय नई कविता आंदोलन की शुरुआत के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, जो कि प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई है। हमने कहा है कि प्रयोगवाद के जस्ट बाद आपकी नई कविता आपकी आ जाती है। जगदीश गुप्ता, उन्होंने 1954 में नई कविता पत्रिका का संपादन किया, जिसे भी इस क्षेत्र में महत्व दिया है। यानी जगदीश चंद्र गुप्त उन्होंने 1954 में कब, तो आपके 1954 में नई कविता पत्रिका का संपादन किया था, जिससे उन्हें भी इस क्षेत्र का महत्व भी यहाँ पर मिला है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया है कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, यानी नई कविता के जो प्रमुख लक्षण हैं, जो विशेषता हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, वो सब चीज़ें इसमें आपको हैं। यही पॉइंट आपके सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन बने हैं वो आपके यहीं से आपके बने हैं। तो इन पॉइंट को ध्यान से दीजिएगा, क्या क्या आपकी हैं। यानी लघु मानव की प्रतिष्ठा, यानी नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं? लघु मानव की प्रतिष्ठा, क्षणवाद, जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण, निराशा, मोहभंग, अति बौद्धिकता, व्यंग्य और तीक्ष्णता, नए शिल्प और बिंब विधान का प्रयोग व वाद मुक्त होना। नई कविता के 2 प्रमुख तत्व और भी आपके हैं, जैसे अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूल यथार्थवादी दृष्टि। ये सभी शब्द जो है ना, सभी शब्द अभी आपको मिलेंगे। नई कविता में जो कैक्टसवाद का जन्म होता है, क्या है? नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, जो कि उदम्य उत्साह, जीवन कांक्षा, अनगढ़ता का प्रतीक आपका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नई कविता का जो संपादन है 1954 में इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल के कवियों द्वारा शुरू हुआ था, जिसमें जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय नारायण शाही प्रमुख संपादक थे। यही सबसे ज़्यादा पॉइंट बनेगा, याद रखना। नई कविता का संपादन कब? 1954 में। कहाँ से? इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था थी जिसका नाम था परिमल। यहाँ के कवियों द्वारा हुआ। इनमें से शामिल थे जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव नारायण, ये प्रमुख आपके रहे हैं। इसी साल उन्होंने नई कविता पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था, जिससे इस आंदोलन का आरंभ माना जाता है। यहाँ पर देखो शॉर्टकट में है, प्रकाशन वर्ष आपका 1954, संपादक में जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय नारायण शाही।
स्थान है आपका इलाहाबाद, और पत्रिका का नाम था क्या, तो नई कविता नाम था, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिएगा कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जो आरंभ हुआ है कब आरंभ हुआ था। तो यह नई कविता पत्रिका का जो प्रकाशन है आरंभ हुआ है आपके 1954, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नई कविता के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो नई कविता में देखा जाए तो आपके क्या लक्षण है। पहला ऑप्शन देखिएगा, अनुभूति की सच्चाई, बुद्धिमूलक यथार्थवादी, जो पढ़ा आपने। शोषित वर्ग की पीड़ा, पूंजीपतियों की घोर निंदा की गई। फिर दिया गया है प्राकृतिक चित्रण और सौंदर्य बुद्धि आपका है। फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं, क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमने कहा दो चीज़ आपको मिला होगा, क्या मिला है, यहाँ पर देखो ना ही तो शोषित पीड़ा वर्ग आपको मिला होगा, ना ही पूंजापति की निंदा आपका हुआ है, लेकिन पहला वाला आपका जरूर दिया है अनुभूति की सच्चाई, बुद्धिमूलक यथार्थवादी, यानी नई कविता के प्रमुख लक्षणों में से एक लक्षण मिल गया है अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जो आपकी इनमें से कौन है। तो बौद्धिकता की प्रधानता है, यथार्थवाद का अत्याग्रह है, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, यानी सभी चीज़ें आपको मिली होंगी। यहाँ ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्ति विशेषता है। तो हमने कहा लघु मानव की जो धारणा है ये जो आपकी है नई कविता में मिलेगा, है ना। देखो सब कुछ आपने सोल्व कर लिया, उसी में ढेर आपने जो पढ़ा उसी से क्वेश्चन बन गए। नई कविता परंपरा तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन किसका है। यानी नई कविता परंपरा का तिरस्कार है, वहीं पर नई कहानी परंपरा का विस्तार है, ये कथन जो आपका दिया है वो दिया है राजेंद्र यादव ने। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राजेंद्र यादव इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नई कविता के प्रमुख कवियों की अगर हम बात करते हैं तो जो आपने पढ़ा था प्रयोगवाद, वही सभी आपके प्रयोगवाद में आपके मिल जाएंगे। यानी अज्ञे हो गए भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण, जगदीश गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, ये आपके शामिल हैं किसमें, नई कविता की कवियों में। इन कवियों ने 1950 के दशक में प्रयोगवाद के बाद कविता में नए प्रयोग किए और अपनी रचनाओं के माध्यम से समकालीन समाज और जीवन की यथार्थवादी अभिव्यक्ति किया था। प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं में से देखा जाए जैसे आपके सच्चिदानंद, हिरण्यवासन अज्ञेय हैं, तो भैया यहाँ पर नई कविता के प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं जो कि कविता में नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। किसमें, कविता में नए प्रयोग के लिए। भवानी प्रसाद मिश्र जो आपके हैं गीत, फरोश, सन्नाटा और खुशबू के शिलालेख, ये आपके भवानी प्रसाद मिश्र के हैं। वहीं पर कुंवर नारायण की एक रचना आपकी चक्रव्यूह है और आमने सामने इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। जगदीश गुप्त की अगर बात करते हैं तो इनकी रचनाओं में देखा जाए नाव के पांव और बोधि वृक्ष जैसी कविताओं को लिखा है, जाना जाता है, जगदीश गुप्त को जानते हैं। वहीं पर शमशेर बहादुर सिंह की बात करते हैं तो दूसरे चरण के नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। धर्मवीर भारती की बात करते हैं नई कविता के दूसरे चरण के प्रमुख कवि, ये भी आपके आ जाते हैं। वहीं पर रघुवीर सहाय की बात करते हैं प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख जुड़े हुए आपके कवि हैं, इनके बारे में भी और आप पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के दूसरे चरण से आपके हैं। केदारनाथ नई कविता के कवि के रूप में, याद रखना है, नई कविता के कवि के रूप में आपके जाने जाते हैं केदारनाथ सिंह, ठीक है। वहीं पर विजय नारायण जो आपके हैं नई कविता के संपादक, यानी नई कविता में पत्रिका के संपादक और कवि के रूप में जाने जाते हैं, जो कि विजय देव नारायण आपके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए समकालीन कविता के और उनकी रचनाएँ, एक टॉपिक और बचा जाता है बीच में, इसी के बीच में होता है प्रयोगवाद और नई कविता के बीच में मिलता है समकालीन कवि। तो समकालीन कवि और उनकी रचनाओं की बात करते हैं तो जैसे आपका दिया है कैलाश वाजपेयी, तो इनकी रचना आपने सुना होगा हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर किसकी है, कैलाश वाजपेयी की है। सुदामा पांडे धूमिल की बात करते हैं तो इनकी रचना संसद से सड़क तक है। और कल सुनना मुझे या कि किसकी है, तो सुदामा पांडे धूमिल की है। यहाँ पर दूधनाथ सिंह की अगर बात करते हैं तो दूधनाथ सिंह की रचना है सुरंग से लौटते हुए, जो कि बहुत बार पूछी गई हैं। जितने भी आपके हाईलाइट पॉइंट आपके हैं वो सब पूछे गए हैं। और हमने कहा भी है कि इन सब नोट्स को पाने के लिए, यानी क्वेश्चन के साथ साथ नोट्स भी आपको मिलते हैं जो हम आपको पढ़ाते हैं पीवाई की क्वेश्चन, ये नोट्स भी हो गए। ये तो एक नॉर्मल आपका है, लेकिन हमारे ऐप में अगर आप जुड़ते हैं तो उसमें एक हिंदी साहित्य वाला ही कोर्स परचेज करना है। आप लोग व्याकरण और हिंदी साहित्य वो वाला मत परचेज करिएगा, क्योंकि व्याकरण और हिंदी साहित्य में जो 99 रुपये में है तो उसमें व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य है, लेकिन वो हिंदी साहित्य आपके लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो 99 रुपये में हिंदी साहित्य वाला आपका कोर्स है वही आपको परचेज करना है। उसमें प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स आपके होंगे, इसके बाद आपको
यहाँ पर 3D नोट्स जो आपके कवि रचनाएं हो गए, जीवन परिचय हो गए, इसके बाद टेस्ट सीरीज भी उसी में आपको मिलेगी, साथ में क्लास नोट्स होंगे, 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। टेस्ट सीरीज में लगभग 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज उसी में आपको ऐड है मात्र 99 रुपये में। और वहीं आपको ये भी मिल जाएगा जो क्लास नोट्स आपको पढ़ाते हैं। तो 99 रुपये में आप लोग LT ग्रेड के टीचर बन सकते हैं। यानी प्री एग्जाम की गारंटी हमारी है कि ऐप में आप जुड़े हैं, वहाँ पर जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी देखो आपका जितना पढ़ा दिया है, और एग्जाम तक आने वाला जितना भी कंटेंट होगा वो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड भी कराते जाएंगे मात्र 99 रुपये में। तो अभी भी आप लोग ऐप में जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाइए और हिंदी साहित्य वाला ही कोर्स परचेज करिएगा। लालच में मत आ जाइएगा कि हिंदी व्याकरण और साहित्य, उसमें साहित्य ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जो हिंदी साहित्य है वही आप लोगों के एग्जाम के लिए LT ग्रेड के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है ना, 99 रुपये में। देखो राजेश जोशी दिया है, तो हमने कहा सर राजेश जोशी की एक रचना है, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, साथ में नेपथ्य में हंसी। ये जो आपके लाल कलर से हमने किया है ना, ये बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। अभी आप ये और डबल बार पढ़ोगे। मंगलेश डबराल की एक रचना है, पहाड़ पर लालटेन, जो बहुत बार देखा गया है। वहीं पर देखा जाए घर का रास्ता, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपका लक्ष्मीकांत वर्मा है जिसका तीसरा पक्ष है, अतुकांत भी है। अशोक वाजपेयी की बात करते हैं, घास में दुबका आदमी, ये आपकी अशोक वाजपेयी की आपकी है, याद रखना है। वहीं पर हार जीत भी आपकी हो गई, है ना, पुनर्वस जो आपका है इसमें हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, देखो सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञेय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके हमारे ऐसे ही नोट्स आपको मिलेंगे, है ना, ऐप में जाओगे तो ऐसे आपको मिलेंगे। कोई भी रचना होगी उस रचना में डेट भी आपको मिलेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे, कभी नहीं हमेशा मिलता है मॉडल पेपर में कि क्रम से बताइए कौन सी रचना पहले हुई, तो वो चीज़ें आपको हम पहले यहाँ पर दे देते हैं। सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञेय जो आपका उपनाम है वो आपका अज्ञेय है, यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर इनका प्रथम जो आपका काव्य संग्रह है वो आपका है भग्नदूत है। क्या है? भग्नदूत है। अंतिम काव्य संग्रह जो आपका ऐसा कोई घर आपने देखा है, ऐसा कोई घर आपने देखा, या इनका अंतिम काव्य है। और प्रथम काव्य जो आपका है भग्नदूत है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अज्ञेय जी का प्रथम काव्य कौन है? भग्नदूत है। अंतिम काव्य कौन है? ऐसा कोई घर आपने देखा है। यहाँ पर देखा जाए अज्ञेय जी के कुछ काव्य संग्रह हैं, जिनमें से देखा जाए तो हमने भग्नदूत जो आपका है वो आपकी 1933 में आया था। यहाँ पर देखा जाए चिंता भी आपका इन्हीं का है। वहीं पर देखा जाए इत्तलम जो आपकी है ये आपकी हरी घास पर क्षण भर हो गया, बावरा अहेरी हो गया, आंगन के पार द्वार हो गया, साथ में यहाँ पर पूर्वा भी आपका है, किसका है? तो आपके अज्ञेय जी के। ये सभी रचनाएं पूछी गई हैं, अज्ञेय की है। कितनी नाव में कितनी बार, है ना, 1967 में ये प्रकाशित हुई थी अज्ञेय को, और इनको पुरस्कार भी मिला है। यहाँ पर देखो दिया है अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। कैसे हैं? तो अज्ञेय जो आपके हैं अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले आपके कवि हैं। याद रखना है अज्ञेय को प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञेय को प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञेय के द्वारा कुछ कविताएं आपकी हैं, और कुछ कविताओं में देखा जाए तो जैसे असाध्य वीणा है, नदी के द्वीप हो गया, हरी घास पर क्षण भर, है ना, ये क्या है? इनकी कविताएं हैं। दोस्तों याद रखना है कि असाध्य वीणा एक लंबी कविता है, इसका मूल भाव अहम का विसर्जन। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा अज्ञेय जी की लंबी कविता कौन सी है? तो अज्ञेय जी की लंबी कविता में आपका आता है असाध्य वीणा है, इसका मूल भाव है अहम का, है ना, विसर्जन है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। यानी इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रियों का कवि कहते हैं। याद रखिए मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहते हैं। मुक्तिबोध के दो मुख्य काव्य कृतियां हैं, जिनमें से चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत बार पूछा गया है। भूरी भूरी खाग धूरी, ये मुक्तिबोध की है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आपसे बना है। यहाँ पर देखा जाए तो इनकी कविताओं में अंधेरे में किसकी है? तो आपकी मुक्तिबोध की है। ब्रह्म राक्षस किसकी है? आपके मुक्तिबोध की है। भूल गलती भी पूछी गई है, आपकी मुक्तिबोध की है। अंधेरे में दोस्तों याद रखना, अंधेरे में इनका, है ना, अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना, ये 1964 में। आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से आपकी प्रकाशित हुए थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि मुक्तिबोधिका का जो काव्य संकलन है चांद का मुंह टेढ़ा, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। अंधेरे में एक लंबी कविता है, याद रखना है, जो अंधेरे में दिया गया है, यानी मुक्तिबोधि की लंबी कविता में जब बात आती है तो लंबी कविता में अंधेरे में, है ना, अंधेरे में इनकी लंबी कविता है, किसकी? मुक्तिबोधि की है, याद रखना है। यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। जो शमशेर बहादुर, जिन्हें कवियों का कवि कहते हैं, याद रखना है, शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह की काव्य संग्रह में देखा जाए तो कुछ कविताएं ये 1959 में आपकी आई थी, कुछ और कविताएं कुछ भी हूँ, है ना, ये आपकी इनकी कविताएं हैं। तो अगर पहला पूछे तो आप बोलेंगे, लेकिन एग्जाम में पूछा गया बात बोलेगी, है ना। साथ में सुकून की तलाश,
ये आपकी शमशेर बहादुर की काव्य संकलन है। शमशेर बहादुर की कविताओं में कुछ महत्वपूर्ण निम्न आपके हैं, जैसे अज्ञे जी ने कहा है शमशेर कवियों का कवि है, यानी शमशेर जो है कवियों का कवि किसने कहा है, अज्ञे जी ने कहा है। वहीं पर देखा जाए तो आपके मलयज जो आपके थे इन्होंने कहा है शमशेर मूर्छ के कवि हैं, किसी विजन के कवि आपके नहीं हैं। यहाँ पर देखा जाए शमशेर का जो कथन है एक, मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ, याद रखना है, मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ, ये शमशेर जी ने कहा था दोस्तों, याद रखना है। शमशेर बहादुर की चर्चित कविताओं में देखा जाए तो टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग, ये इनकी लंबी कविता है, यानी शमशेर बहादुर की लंबी कविता में जो नाम आता है वो आता है अमन का राग आता है दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है, यानी देखा जाए तो भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है, और ये जो कहा है वो आपके कहानीकार उदय प्रकाश ने कहा है, लेकिन उन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है। यानी यहाँ पर देखा जाए जो उदय प्रकाश इन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है, लेकिन उदय प्रकाश ने खुद को गांधी का बेटा कहा है, याद रखना है इस बात को। भवानी प्रसाद मिश्र के कुछ काव्य संग्रह हैं, गीत फरोश है ना, चकित हो है दुख, अंधेरी कविता, बुनी हुई रस्सी, देखो ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, यानी गीत फरोश, अंधेरी कविता, बुनी हुई रस्सी, इसके बाद मानसरोवर दिन हो गया, इसके बाद कालजयी जो सबसे ज़्यादा पूछी गई कालजयी है ना, ये आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की आपकी है। यहाँ पर देखा जाए तो भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा चर्चित कविताएं आपके हैं, कमल के फूल हो गया, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश, ये आपके महत्वपूर्ण आपके किसके हैं, भवानी प्रसाद मिश्र के हैं, बहुत बार पूछा गया है। कमल के फूल हो गया, सतपुड़ा के जंगल हो गया, वाणी की दीनता हो गया। नरेश मेहता नए कवियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, इनकी कविता में काव्य संग्रह, ये इनका पहला आपका देखा जाए तो कवियों में महत्वपूर्ण आपके हैं नरेश मेहता, काव्य संग्रह हो गया। बोले दो चिड़ को किसका है, तो नरेश मेहता का है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका इनका प्रबंध काव्यों की अगर बात करते हैं तो संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, सबरी, ये किसका है, नरेश मेहता की है। यानी जब काव्य संग्रह आपसे पूछे कि नरेश मेहता का काव्य संग्रह में कौन आते हैं, तो बोलने दो चिड़ को, ये किसका है, तो नरेश मेहता का है काव्य संग्रह। वहीं पर अगर आपसे पूछे प्रबंध काव्य क्या हैं, तो इनके प्रबंध काव्यों में संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और सबरी, ये इनका प्रबंध काव्य है, याद रखना है। यहाँ पर देखो समय देवता शीर्षक कविता इनकी एक लंबी कविता है, यानी देखा जाए तो सर जी नरेश मेहता की लंबी कविता में आपकी आती है, यहाँ पर आपका समय देवता इनकी लंबी कविता है, जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिरता को दर्शाया गया है। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं, अगला पॉइंट आपका दिया गया है, तो धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं, याद रखना है, जो धर्मवीर भारती हैं मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी रचना में देखिए ठंडा लोहा हो गया, अंधा युग हो गया, कनुप्रिया हो गया, सात गीत वर्ष हो गया, देशांतर हो गया। कनुप्रिया में दोस्तों याद रखना, कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन आपको मिलता है। देशांतर एक काव्य संग्रह है, विदेशी कविताओं का संग्रह है, यानी देशांतर जो है इनका काव्य संग्रह है किसका, धर्मवीर भारती का, और इसमें विदेशी कविताओं का एक संग्रह मिलता है। प्रेमथ्यु गाथा एक लंबी कविता है, यानी धर्मवीर भारती की कविता में एक आती है प्रेमथ्यु गाथा, एक लंबी कविता है। प्रेमथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष आपके हैं, याद रखना। एक पॉइंट आपका आ गया है, मदन व सेन का मूल नाम क्या था, मदन व सेन का मूल नाम था लक्ष्मी निवास सिंह था, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नई कविताओं में प्रमुख हस्ताक्षर, यानी नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं इनकी कविताओं में देखा जाए काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, ये बहुत बार पूछा गया कुआनो नदी, और इसके बाद देखा जाए जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, ये किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपके हो जाएंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुछ आपकी चर्चित कविताएं हैं जो कि यहाँ पर आपको दी गई हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी केदारनाथ सिंह नई कविता में बिंब को बहुत महत्व देते रहे हैं, यानी जो केदारनाथ सिंह आपके रहे हैं ये नई कविता में बिंब को बहुत महत्व दिया है। केदारनाथ सिंह की कुछ आपकी कृतियाँ हैं, जैसे अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है ना, ये सब पूछे गए हैं। अकाल में सारस, बाघ जो कि इनकी लंबी कविता है, किसकी, केदारनाथ सिंह की है। जमीन पक रही है, अकाल में सारस, ये केदारनाथ सिंह की है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। केदारनाथ सिंह की चर्चित कविताओं में बनारस, अनागत, फर्क नहीं पड़ता। तो भैया इस प्रकार से आपने पढ़ लिया यहाँ पर नई कविता, और इसी के साथ यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, यानी हिंदी साहित्य अभी खत्म नहीं हुआ है। हिंदी साहित्य को दो भागों में तोड़ा जाता है। हिंदी साहित्य में जो पद्य साहित्य है, पद्य साहित्य में आपने आदिकाल, भक्ति काल, इसके बाद रीत काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल में जो 4 पार्ट हुए थे उसको भी आपने पढ़ लिया। आपने प्रयोगवाद है ना, प्रगतिवाद, साथ में आपने नई कविता भी पढ़ लिया। ये आपका जो पाठ होता है पद्य साहित्य कहलाता है।
अब जो हिंदी साहित्य में स्टार्ट होगा वो हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास, जहाँ से आधे क्वेश्चन आपके बनते हैं। यानी आपने मॉडल पेपर सोल्व किया होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पर पूछा जाएगा सर जी कोई आपसे कोई रचना हो जाएगा यमलोक की यात्रा, ये है क्या, यमलोक की यात्रा है क्या, तो आप कहेंगे सर ये निबंध है। किसका निबंध है, तो आपके राधा चरण गोस्वामी का है। अशोक के फूल क्या है, तो आप कहेंगे सर ये निबंध है, किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यानी जो रचनाएं आपने पढ़ा है बस उसको ये पहचानना है कि ये इनकी रचना है कि आखिरकार ये निबंध है या यहाँ पर देखा जाए आपका कहानी है या आपका उपन्यास है। यानी वही चीज़ जो आपने पढ़ा है उसको आपको डिफाइन करना होगा। यानी हिंदी साहित्य के कॉन्सेप्ट को अब क्लियर होगा जब हम लोग अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में जो गद्य साहित्य होगा, निबंध, ये सब चीज़ें आपके बहुत पूछी आती हैं। यानी सभी पूछी हुई आपकी रचनाएं आपकी होती हैं, याद रखना है। क्लियर है। बाकी हमने कहा है कि अगर आप 99 रुपये आप पे करते हैं तो आप लोगों को हमारे ऐप में वो सब सुविधा आपको दी गई हैं। हिंदी पद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य के फुल नोट्स भी आपके हैं, और वो नोट्स जो आपके हैं वो आपके प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स होंगे। यानी जो एग्जाम में पूछा गया है पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। साथ में हमने कहा है कि आपको प्रमुख कवि रचनाएं आपको मिलेंगी, 3D नोट्स भी होगा। साथ में 30 महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय जो आधी से ज़्यादा हिंदी साहित्य को कवर कर देती है। साथ में 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज भी, आप KVS का पेपर दीजिए, आप GIC का पेपर दीजिए, आप प्रवक्ता का पेपर दीजिए, केंद्रीय विद्यालय जो आपका है उस TGT PGT के पेपर दीजिएगा, NVS प्रवक्ता के दीजिएगा, आप LT ग्रेड का पेपर दीजिएगा। उन सब की टेस्ट सीरीज भी आपकी है, UP टेट, CTET, इनका भी आपको टेस्ट सीरीज आपकी उसी में है, मात्र 99 में। साथ में 2000 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हैं, ठीक है ना। क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे ये पढ़ा रहे थे, ये क्लास नोट्स भी उसी में आपको अवेलेबल है, मात्र 99 रुपये में है। अगर आपको 99 रुपये ज़्यादा लगते हैं तो कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, ऐसे हम आपको पढ़ाते भी रहेंगे। बाकी ऐप में अगर आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर जो कुछ सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को लाभ भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी आप 75,000 रुपये की सोच अगर रखते हैं कि हम हर महीने 75,000 की सैलरी लेंगे LT ग्रेड के एक टीचर, असिस्टेंट टीचर बनकर, तो भी आप लोगों के लिए 99 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना। यानी आप यूट्यूब में आप कंपेयर करेंगे कि आपको जो कंटेंट दिया जाता है वो आपको कंटेंट में और हमारे कंटेंट में क्या अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। और उनके प्राइस में भी आपको ज़मीन और आसमान का अंतर मिलेगा। यानी 99 में वो आपको चीज़ें दे रहे हैं जो आपके बिल्कुल एग्जाम के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। तो आप लोग हिंदी साहित्य वाला ही PDF परचेज करिएगा। यानी हमारे ऐप में जो आप जुड़ेंगे, देव जी के ट्रिक, ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें हिंदी साहित्य वाला ही परचेज करना, ना कि हिंदी व्याकरण और साहित्य, क्योंकि 99 रुपये में व्याकरण वाला भी है, लेकिन व्याकरण के साथ साथ जो हिंदी साहित्य है वो आपके एग्जाम के लिए लिमिट में नहीं है ना, वो आपकी एग्जाम भर के लिए काफ़ी नहीं होगा। लेकिन जो हिंदी साहित्य वाली अगर आप परचेज करते हैं वो आपकी एग्जाम के लिए पूरा है, लिमिट में आपका है, उससे आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है ना। कभी लालच में मत, ऐसा होता है ना कि लालच में आ जाओगे, लिखा है कि हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण, तो भाई आप व्याकरण के लिए नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ रहे हैं हिंदी साहित्य के लिए, तो हिंदी साहित्य ही परचेज करिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।